बस भाई बातें बंद करो लड़कियों, बस करो अब। तो हम जो सीएफटी थ्योरी कर रहे थे, जिसके साथ हमने डीपीपी 4, आज भी डाउट सेशन में कुछ बच्चों के जरूर डाउट्स आए, जिसको हमने कवर अप किया, उस हिसाब से काफी सवालों के जवाब थे। वीबीटी की कमियां बहुत हद तक दूर हुई। लेकिन अब आ जाती है बात सारी, क्या ये थ्योरी पूरी तरह से कामयाब थी? कोई प्रॉब्लम थी इसमें कि नहीं? प्रॉब्लम्स हमने गो थ्रू भी की हैं, हमें बहुत कुछ वीक फील्ड स्ट्रांग फील्ड में गड़बड़ भी लगाया, कहीं वाटर तक वीक फील्ड माना गया, कहीं अमोनिया तक माना गया, कोबाल्ट के केस में भी कुछ और था। वो तो कोई खास लिमिटेशन की गिनती में नहीं आए। सबसे बड़ा जो उल्टी गंगा बही इस सीएफटी में, वो सुनो आप। सीएफटी के पहले पॉस्टुलेट में कहा गया लीगेंड और मेटल को पॉइंट नेगेटिव और पॉइंट पॉजिटिव चार्जेस अज्यूम करके चलो आप। ठीक है, मान गए। हमने सभी लीगेंड्स को पॉइंट नेगेटिव चार्जेस की तरह माना, और मेटल को हमने पॉइंट पॉजिटिव की तरह माना। कैटायन एनायन की लिंकेजेस की तरह बिहेव करना शुरू किया, और उसको हमने आयोनिक फोर्सेस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की कैटेगरी में ले गए। अगर आप सारे लीगेंड्स को एनायनिक पॉइंट नेगेटिव चार्जेस मान के चलते हो, तो एक बहुत बड़ी बात, एक बेवकूफी जो मुझे लगी, या आपको अब लगेगी। एक तरफ तो आप कह रहे हो सारे लिगेंड्स को पॉइंट नेगेटिव चार्जेस मानो, और दूसरी तरफ जिन लिगेंड्स पे खुद पे नेगेटिव चार्ज है, एनायनिक लिगेंड्स, उनको वीक फील्ड में रख दिया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पीछे पीछे रख दिया, और न्यूट्रल वालों को तुमने सबसे आगे रख दिया। कोबाल्ट, इसी तरह से ईएन, अगर आप कोबाल्ट बोल रही हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ईएन। अगर देखो तो न्यूट्रल वाले लिगेंड स्ट्रॉन्ग हैं, अमोनिया, वाटर, फ्रॉम क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। भाई जिन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज है, उनको तुम वीक रख रहे हो, जबकि अपने एजम्पशन में कह रहे हो सभी लिगेंड्स को नेगेटिव चार्ज मान के चलो। तो ये बिल्कुल उल्टी बात हुई। आप अपनी जो भी एजम्पशन आप क्रिएट कर रहे हो, खुद ही उसको फॉलो नहीं कर रहे। इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। जब लीगेंड्स को पॉइंट नेगेटिव चार्ज मानने को कहा, तो जिस लीगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि ऑक्सिलेट, जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उसको सीरीज में इतना पीछे क्यों रखा है? वो तो टॉप पे होने चाहिए थे, वो सबसे आगे होने चाहिए थे, स्ट्रॉन्गेस्ट लीगेंड होने चाहिए थे। सो दिस वाज अ मेजर सेटबैक टू द थ्योरी, ऑल्दो इट वाज एबल टू टेल अस मैक्सिमम कंपाउंड्स का कलर, खासकर कलर। देन बैक पेयरिंग वाला जो इशू था, यानी कि कलर आ गया तो मैग्नेटिक मोमेंट का डिटेल भी दे दिया। और भी बहुत सी चीजों के मेरे पास बड़े सिस्टमेटिक जवाब तो आए एटलीस्ट, कि बैक पेयरिंग हुई भी तो क्यों हुई, वीबीटी से तो बेटर ही रहे हम। लेकिन ये एक लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन, इन्होंने एक मिनट को भी कंसिडर नहीं किया कि कोवेलेंट कैरेक्टर होता है मेटल और लीगेंड के बीच। फिर ज्योमेट्री कैसे बताओगे? आप ज्योमेट्री तो नहीं इन्वॉल्व कर पा रहे। आपको जैसे ही मैं पूछूं इसका ऑक्टाहेड्रल क्यों है, आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आप तो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिए बैठे हो। आपके हिसाब से तो कोई ज्योमेट्री नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, ज्योमेट्री के लिए मेरे पास वीबीटी है, लेकिन आप ज्योमेट्री नहीं दे पाए। तो ये मेजर दो सेटबैक थे। पहला सेटबैक ही बहुत बड़ा सेटबैक था, कि आप अपनी अजम्पशन कुछ लेके चले और फिर अपनी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका उल्टा कर दिया। इस वजह से कुछ और थ्योरीज आई, एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, एंड एमओटी, आप जानते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, विच इज बियॉन्ड योर स्कोप। इसकी कमियों को और वीबीटी की कमियों को कलेक्टिवली इन्होंने आके सुधार दिया, और आगे जाके जब हम हायर स्टडीज में पढ़ते हैं, तो एमओटी के पास सारे जवाब थे। वो आपका स्कोप नहीं है, तो इसीलिए आपको सिर्फ सीएफटी तक पढ़ाया गया। आज ये थ्योरीज एंड ऑल खत्म। अब जो एक मेजर टॉपिक बचा है, मैं उसको ले रही हूं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को आज खत्म करने का इरादा नहीं है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, डिफिकल्ट टॉपिक है, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, और क्वेश्चंस काफी आते हैं। इसीलिए इसको मैं दो टुकड़ों में रखूंगी, वरना आज चैप्टर खत्म हो सकता था, पर मैंने आपको जैसे बोल रखा है कि 2 लेक्चर्स के अंदर करूंगी। अगले लेक्चर में अगर कुछ भी लेफ्ट ओवर रहेगा, आधा आइसोमेरिज्म और कुछ भी और लेफ्ट ओवर रहेगा वो करेंगे। यानी कि मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक बचा है, मेटल कार्बोनिल्स, जो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, शायद, मेरे को कंफर्म नहीं है। ज्योति मैम एक बार ना, नहीं अभी रहने दो, चलो अभी रहने दो, मैं आपको अगली क्लास में ये कंफर्म कर दूंगी कि मेटल कार्बोनिल्स सिलेबस में है कि नहीं है एनसीईआरटी के। जैसे स्टेबिलिटी था वो कट चुका है। तो आज अब हम जो टॉपिक नया शुरू कर रहे हैं, सीएफटी को पूरी तरह क्लोज करने के बाद,
दैट इज आइसोमेरिज्म। इसका अगले पिछले से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको टेट्राहेड्रल का मतलब पता है, स्क्वायर प्लेनर का मतलब पता है और ऑक्टाहेड्रल का मतलब पता है, तो आप इस टॉपिक के लिए हैं। बाकी अदरवाइज मैं इसमें पिछला कुछ भी नहीं लाऊंगी, ना मैं हेल्प कर पाऊंगी। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, इसकी आपको डीपीपी आज मिल जाएगी। हम चाहे कितना भी इसको समझे, कुछ ना कुछ इसके अंदर दिक्कतें रहेंगी, उसके लिए हम आपको एक शॉर्टकट देंगे जिससे आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। कि अगर आप खुद भी ना निकाल पाए तो यू विल बी हैविंग अ थिंग जिससे आप एंड में आंसर पे तो पहुंच पाओ, ड्रॉ कर पाओ ना कर पाओ आइसोमर्स इतने सारे। अब किसी के 15-15 आइसोमर्स हैं, आप सारे ड्रॉ करने लगे तो आपके 15 मिनट लग जाएंगे। तो ऐसी कुछ चीजें जो याद करवानी होंगी उसके लिए हम आपको एक इंफॉर्मेशन देंगे। बट आज पहले मुझे समझना है आइसोमेरिज्म इस चैप्टर में। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? आइसोमेरिज्म का मतलब एक ही है, अगर कोई स्ट्रक्चर्स 2 3 4 5 जितने भी, दो ले लेती हूं जस्ट अभी एग्जांपल के लिए, कोई दो ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्म जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई डिफरेंस है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को दो लाइंस में, दो ही क्लासेस में पढ़ा जा सकता है। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अदर इज स्पेस आइसोमेरिज्म। तो आज मैं इसमें ऑप्टिकल नहीं लूंगी, बाकी सारा आज लूंगी। ऑप्टिकल अगली क्लास के लिए छोटा सा है और मेरे को एक एक थोड़ा मौका और मिलना चाहिए अगली क्लास में आइसोमेरिज्म दोबारा बात करने का। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है वो आप समझिए। अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, इफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर में कोई ना कोई फर्क होगा, कोई पड़ोसी बदल गए या कुछ बदल गए, कोई ना कोई फर्क होगा, उसको कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या उस फिनोमेना को कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करूं, स्पेशल ओरिएंटेशन में कोई फर्क, यानी जहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ही, वो तो आइसोमेरिज्म ही कह देता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, अगर दोनों ही चीजें सेम है फिर फर्क क्या है? स्पेशल अरेंजमेंट में कोई ना कोई फर्क है, उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसकी स्पीड हम स्लो रखेंगे, राइट? ये बहुत जल्दी होने वाला है। तो यहां अब आपका मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करती हूं। एनसीईआरटी के हिसाब से 4 हैं और जेई नीट के हिसाब से 6 हैं। तो सबसे पहले मैं आपके पास लाती हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। काफी इजी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स क्या हैं, एक एक समझते जाइए और फिर एक एक नोट करते जाइए। बहुत छोटे छोटे हैं क्योंकि एक स्लाइड पे भी 2 मिल जाएंगे आपको, तो एक एक समझिए, नोट करिए, साथ साथ याद भी हो जाएगा। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या डिफरेंस हो भाई स्ट्रक्चर में? तो इस यहां मुझे सबसे बड़ा फायदा है, नाम ही वो रख दिया जो डिफरेंस है, तो मेरे को नाम याद है तो मेरे को डिफरेंस याद है। सबसे पहला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आप जैसे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज देखेंगे, शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हैं जो इसके ऊपर बेस्ड है, और वो अक्सर हमें लेने पड़ते हैं, तो शायद मैं अगली क्लास में लेना भी पड़ जाए मुझे, अगर आप लोग कहोगे तो। अगर आप छोड़ दो पेन एक बार, अगर दो मेरे को ऐसे कोऑर्डिनेशन का, आज के टेस्ट में यही देखोगे, आपको 4 बना के दे रखे, चूज करने हैं चारों में से, दो मेरे को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे दी और कहा क्या ये दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं? आयोनाइजेशन वर्ड से मैं क्या निकालती हूं? आयंस, आयंस का बनना। अगर किन्हीं दो केसेस में, जैसे मैं आपके सामने दो केसेस ला रही हूं, ये कहां पॉसिबल है कहां नहीं, इसके शॉर्टकट बाद में ढूंढते, लिखे हुए हैं मैंने। इन दो को देखो, सभी लोग नोट मत करना अभी, पहले चेक करो क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इनका। एक ही Br होगा, एक ही सल्फेट होगा, 5 अमोनिया होंगे और एक कोबाल्ट होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, फर्क किसमें है? काउंटर आयंस में। मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपका यहां क्लियर होगा। मैंने एक जगह Br और एक जगह सल्फेट ऐसे लिखे और अगली जगह मैंने इनको रिप्लेस कर दिया, इससे ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी तरह के चार्ज इम्बैलेंस की सोचना भी मत, ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन स्टेट वही आएगी क्योंकि काउंटर आयन की वजह से ये चार्ज भी तो बदल गया। तो अंदर बाहर अगर आप आयंस कर पाओ, अंदर बाहर आयंस,
क्या फर्क हो जाएगा उससे? जब मैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूंगी, अभी मैं वाटर में करूंगी, मुझे पता है यहां कुछ और लिखा है, मैं अगर इसके एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगी तो कौन सा आयन बनेगा? सल्फेट। इसकी सॉल्यूशन बनाऊंगी तो कौन सा आयन बनेगा? ब्रोमाइड। इसकी टेस्ट ट्यूब में मैंने जैसे ही BaCl2 डाला, सल्फेट और बेरियम व्हाइट कलर का पीपीटी बनाएगा, लेकिन इसके सॉल्यूशन में मैंने अगर BaCl2 डाला, नो व्हाइट पीपीटी विल बी फॉर्म्ड। व्हाई? तो बोर्ड का क्वेश्चन है, गिव अ केमिकल प्रूफ दैट दीज टू एग्जिस्ट एज आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो आप क्या आयोनाइजेशन आइसोमर जानते हो भाई? जिसमें आयंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी क्वालिटी फर्क हो, उनका टाइप फर्क हो, नंबर नहीं। एक में सल्फेट प्रोड्यूस होगा जी और एक में ब्रोमाइड। बट केमिकल प्रूफ दो। तुमने कहा हम क्यों माने? तो टेस्ट ट्यूब ए में मैं डालूंगी BaCl2 की एक्वस सॉल्यूशन, आई विल गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट विच विल कंफर्म कि इसमें काउंटर आयन के तौर पे कौन मौजूद था? सल्फेट। इसमें BaCl2 डालूंगी तो नो व्हाइट पीपीटी विच विल कंफर्म कि इसमें सल्फेट नहीं है, बट क्या है वो भी मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ये बताना आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। आयोनाइजेशन आइसोमर में सिर्फ बाहर वाला डिफरेंट नहीं हो सकता, अंदर से कोई बाहर आया और बाहर से कोई अंदर आया, ये भी मुझे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा फैक्ट। तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए मेरे को बताना पड़ेगा, एक में BaCl2 डाल के व्हाइट पीपीटी आया, सल्फेट इज कंफर्म्ड। एक में AgNO3 डाल के AgBr का पेल येलो पीपीटी आया, Br इज कंफर्म्ड। तब पता चला एक में Br अंदर था, एक में बाहर था, वाइस वर्सा फॉर सल्फेट ऑल्सो। Hence I'll be able to give chemical logic, chemical proof of existence of ionization isomers. आप लिखें उससे पहले ट्रिक समझिए, ये सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स में हो सकता है जिनमें काउंटर आयन डिफरेंट हो, बाकी कहीं नहीं हो सकता। काउंटर आयन डिफरेंट हो रखे हैं, अब आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अगर देखना है, जिसमें काउंटर आयन डिफरेंट है वही इसके ऑप्शंस, पॉसिबल ऑप्शंस में गिने जा सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? अब इस आयोनाइजेशन आइसोमर्स को आप आराम से नोट कर सकते हैं। सो आयोनाइजेशन आइसोमर्स में तभी आप जाएंगे जब काउंटर आयन एक पोटेंशियल लीगेंड बनने लायक हो। काउंटर आयन एक लीगेंड भी बनने लायक हो, यानी काउंटर आयन है तो लीगेंड बनेगा ही बनेगा। बाहर कहीं कुछ और है, वाटर या अमोनिया, वो नहीं लीगेंड बनते हैं, या वो क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन अभी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एंड विद दिस रिएक्शन ये सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए आपको देने जरूरी होंगे, अगर प्रूफ करने को आया या जस्टिफाई करने को आया कैसे ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं, तो वहां आप ये नहीं समझा सकते क्योंकि इसमें ये निकल रहा है इसमें ये निकल रहा है, नहीं। जस्टिफाई का मतलब केमिस्ट्री का पेपर है, रिएक्शन दीजिए, जस्टिफाई विद दिस रिएक्शन आपको करना ही करना पड़ेगा, महंगा पड़ता है अगर तेज चला दूं तो। सॉल्वेट आइसोमर्स, अगेन इसमें नाम बता रहा है, सॉल्वेट वर्ड का मतलब सॉल्वेंट है। सॉल्वेट कहां से निकल के आ रहा है? सॉल्वेंट से। अब की बार अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई सॉल्वेंट मौजूद है, जैसे कि वाटर, अमोनिया भी हो सकता है, बट लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाटर। इसको आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से भी जानते हैं। इस पे अभी एक किसी ने क्वेश्चन पूछा जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरे पास क्लास में बाई चांस मिस हुई ये चीज, IUPAC नॉमेनक्लेचर। सपोज मैं आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर दे रही हूँ, आपने पूरा रूल्स लगा के दे दिया, और काउंटर आयन पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि काउंटर आयन का तो हम सिंपल नाम लिख देते हैं, क्लोराइड, सल्फेट या पोटेशियम। कभी भी ट्राई क्लोराइड नहीं लिखते, डाई सल्फेट नहीं लिखते, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखते। लेकिन ये क्या है? तो ये प्रभनूर ने आज मुझसे पूछा और तब मैंने उसको कहा कि मेरे को भी देखना पड़ेगा, मैं भूल गई, इस बारे में बात नहीं हुई। इसको क्या लिखोगे? हाइड्रेट। अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप बताओ ये क्या है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, तो कॉपर सल्फेट का, हाँ जी, डेकाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट ऐसे बोलते हैं हम। तो ये क्या है? पेंटाहाइड्रेट है। इसका नंबर मेरे को बताना मजबूरी है, क्योंकि ये कहीं चार्ज में घुस नहीं रहा, ये न्यूट्रल है। तो जब IUPAC नॉमेनक्लेचर में मेरी DPP में क्वेश्चन गया हुआ .3H2 आए, तो प्लीज उसको ट्राई हाइड्रेट करिएगा, क्लास में ये कवर होना छूट गया था ये बात, तो बाई चांस किसी क्वेश्चन के थ्रू आ गई। एनीवेज, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल थिंग, सॉल्वेट आइसोमर। अगर मेरे पास कुछ ऐसा मौजूद है कि अंदर जो है, बाहर अगर एक सॉल्वेंट है, अब ये सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट है जो लीगेंड भी बन सकता है, इट इज अ पोटेंशियल लीगेंड ऑल्सो। बाहर का सॉल्वेंट अंदर जाए और उसके बजाय कोई और बाहर आए, यानी नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिफर,
देन वी से इन, उसको आयोनाइजेशन आइसोमर तो नहीं कह सकते, इसमें तो आयन ही नहीं बन रहा। तो जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म था ऊपर, वो अगर वाटर के साथ होगी अदला बदली, तो उसको क्या बोल देंगे, सॉल्वेट आइसोमर। लेकिन इसको समझें, खाली इतना बताने से काम चलेगा नहीं, ये समझिए। ये एग्जांपल देखिए सभी लोग, दिस 5 वाटर अंदर है, 1 क्लोरीन बाहर है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई हो रहा है। बाहर भी 2 क्लोरीन है, डॉट H2O, ये तो न्यूट्रल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेट के तौर पे है। अगर एक वाटर और अंदर गया तो एक Cl को बाहर आना पड़ेगा। तो किसके साथ अदला बदली हुई, वाटर के साथ। तो इन दोनों को मैं हाइड्रेट आइसोमर, सॉल्वेट आइसोमर बोलूंगी, आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं बोलूंगी। सिमिलरली इन्हीं का एक तीसरा एग्जांपल और दे दिया मैंने, चेक। पहले और तीसरे में या दूसरे और तीसरे में क्या चीज मुझे डिफरेंट दिख रही है, इसमें क्लोराइड हो रहा है प्रोड्यूस, इसमें भी क्लोराइड हो रहा है प्रोड्यूस। मैं इनको आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं कह सकती, सेकंड और थर्ड को, दोनों में ही मेरे को AgCl का पेल येलो पीपीटी मिल जाएगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की गिनती का फर्क है। इन दोनों में गिनती का फर्क है, और इसमें तो अंदर बाहर हुआ ही है। यानी वाटर मॉलिक्यूल अंदर बाहर हो, या कह लीजिए अमोनिया मॉलिक्यूल अंदर बाहर हो, कोई भी सॉल्वेंट की गिनती का बदलाव आप अगर अंदर बाहर में देखते हैं, उसको कहते हैं सॉल्वेट आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर से मिलता जुलता, इसलिए मैंने दोनों को एक स्लाइड पे रखा है कि आप देख पाए दोनों में फर्क है और सिमिलैरिटी भी है। अब कर लीजिए इसको नोट, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में डिफिकल्टी आती ही नहीं है। एनीवेज, पूछ लो, कुछ तो आ जाएगा कम से कम, बाद वाले में तो दिक्कत ही होनी है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज वर्ड क्या बताता है, लीगेंड किस एटम से लिंक हो रहा है। एम्बीडेंटेट में हमने क्या बात की थी कि अगर N से लिंक हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, NO2, और उसके नाम के बाद नाइट्रीटो लिखने के बाद कैपिटल N लिखते हो। और अगर वो O से लिंक हो रहा है तो आप उसके नाम को लिखने के बाद O लिखते हो। अगर ये वाले लिंकेज आइसोमर्स का मतलब क्या है, ओनली व्हेन एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आर प्रेजेंट, लाइक। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड दोबारा लेने का मेरे को एक और चांस मिल गया कि चलो याद ही करा दूं एम्बीडेंटेट लिगेंड, तो मैंने 4 लिखे हैं, आपको पता है इसके अलावा और हैं, ये मैंने शायद पहले नहीं कवर किया। तो अगेन कोई ना कोई लिगेंड मेरे से छूटा होगा तो मैंने यहां कवर कर लिया होगा, एक आधा मैंने छोड़ा भी होगा। सो अगर कवर किया भी है वो तो मैंने एक बहुत बड़ी जो टेबल दे दिया था उसमें तो सारे ही थे खैर। लेकिन जिस दिन एम्बीडेंटेट बात की थी मुझे नहीं पता मैंने 2 लिखे थे एग्जाम्पल, 3 लिखे थे कि 4 लिखे थे। तो ये 4 मेरे पास क्या है, एम्बीडेंट लिगेंड्स। तो ये तो चलो पिछली नॉलेज हो गई। आइसोमेरिज्म क्या है जरा उसे समझते हैं। चेक दिस, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन पूछने वाली हूं मैं आपसे, अभी तक तो आप पूछ रहे थे, मैं पूछने वाली हूं। अगर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा जिसमें ONO है, मेरे को तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस ही ढूंढना है, और दूसरा ऐसा जिसमें NO2 है, तो ये दोनों आपस में कोई आयोनाइजेशन आइसोमर्स तो नहीं दिख रहे ना, ये हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर है। ये कौन से आइसोमर है, इसमें फर्क ही सिर्फ एक है, लिंकेज। यस, ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो अब ध्यान दीजिए, सारे आइसोमेरिज्म मिक्स करके जब आएगा तब समस्या है। अगर कहीं पर मेरे को NO2 दिखता है तो मैं क्या करूंगी, बदल दो, आयोनाइजेशन आइसोमर्स तो हैं, ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन ये एक और भी शो करेगा कि NO2 को आप अगर ONO की तरह अटैच करवा दो तो वो भी तो एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। तो एक ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। पढ़ाते तो एक में एक है, पूछते एक में चारों हैं या 3 हैं, वहां समस्या है, तो मेरे को उसकी प्रैक्टिस करनी है। तभी मैंने कहा इसकी DPP किए बिना मेरा टेस्ट मत देना आप लोग। तो इसमें और इसमें लिंकेज आइसोमर्स है। अब जो मैंने नीचे लिखा है यहां आपके लिए सवाल है, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो, ये है 1 और 2 और ये है 3। मुझे बताइए 1 और 3 आपस में कौन सा आइसोमर है, पारस, शिखर, अनुबल, चेरी, लिंकेज। 1 और 3 अगर ध्यान से देखो तो टाइप ऑफ आयंस प्रोड्यूस ClCl सेम है, लेकिन लिंकेज कैसे कह सकते हो आप, अंदर O से अटैच्ड है, यहां अंदर है ही नहीं, तो इट इज नॉट एट ऑल लिंकेज आइसोमर। यहां एक फर्क आ गया,
ये NO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट दे देगा, ये फर्स्ट वाला NO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं देगा। तो लिंकेज आइसोमर का मतलब क्या है? वो लीगेंड एज लीगेंड ही हो दोनों केसेस में, वो एज लीगेंड हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हो, और लिंकेज वाला एटम बदल जाए। यहां लिंकेज वाला एटम O था, यहां लिंकेज वाला एटम N था। फर्स्ट और सेकंड लिंकेज आइसोमर्स हैं, फर्स्ट और थर्ड लिंकेज आइसोमर्स नहीं है। वो क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। इसी तरह से सेकंड और थर्ड क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो लिंकेज आइसोमर को आयोनाइजेशन आइसोमर के साथ मैंने क्लब करना शुरू किया। एक सेकंड, किन दोनों की बात कर रहे हो? इसकी फर्स्ट और थर्ड में? हाँ, तो यार तुम सिर्फ ये कह रहे हो कि ClCl का कंफर्मेटरी टेस्ट आएगा, इसमें NO2 का आएगा ना कंफर्मेटरी टेस्ट, इसमें आएगा NO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट? नहीं। जो चीज डिफरेंट है तुम लोग वो देखो, जो चीज सेम है वो क्यों देख रहे हो? आइसोमेरिज्म की डिफरेंस मेरे पास डेफिनेशन क्या है? सम स्ट्रक्चरल डिफरेंस। काइंडली फोकस ऑन स्ट्रक्चरल डिफरेंस, नॉट सिमिलैरिटी। यस? नहीं, ये काउंटर आयन बन गया, अब ये लीगेंड नहीं है। वॉट एवर, दिस इज काउंटर ना, दिस इज नॉट लीगेंड। और लिंकेज होता है लीगेंड्स के साथ। एक जगह लीगेंड O से जुड़ा हो और एक जगह लीगेंड N से जुड़ा हो। यहां तो लीगेंड ही नहीं रहा, काउंटर आयन बन गया, इसमें तो कोई ट्रबल ही नहीं है, मेरे को मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती। व्हेन बोथ आर लीगेंड्स देन आई विल से ना, ये वाला लीगेंड O से अटैच है, ये वाला लीगेंड N से अटैच है, तो इट इज नॉट। यस नेहा? एक सेकेंड, हाँ। सॉल्वेट, सॉल्वेंट कौन सा है इसमें? सॉल्वेंट कौन सा है? सॉल्वेंट इज ईदर वाटर और अमोनिया और बेंजीन, न्यूट्रल लिक्विड्स। इसमें सॉल्वेंट तो है ही नहीं। सॉरी, किसमें? नो वे, Cl इज नॉट अकेला Cl ना, इट इज आयन। आयन कैन नेवर बी अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हैज टू बी अ न्यूट्रल लिक्विड। और तुम लोग बताओगे मेरे को क्या फर्क है इसमें? ये तुमने जो पहले 3 में मेरी हालत कर दी है, तो इससे मुझे लग रहा है अच्छा है, गुड, आज ऑडियंस बहुत अच्छा सुन रही है। इतने क्रॉस क्वेश्चन का मतलब है आप बड़े दिल से सुन रहे हैं, तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चेक, इसमें और इसमें क्या फर्क है? नाम से रिलेट करो। कोऑर्डिनेट करने वाले लीगेंड बदल गए, कोऑर्डिनेट करने वाले लीगेंड बदल गए। किसमें? ये एक है बच्चों। तो इसमें एक बात ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब है जब एक मेटल के साथ जो लीगेंड लिगेट कर रहे हैं और दूसरे के साथ जो लिगेट कर रहे हैं उनमें ही अदला बदली हो गई। यहां क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया थे, जबकि यहां क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया की जगह क्या आ गए? 6 साइन। लेकिन ये आइसोमेरिज्म सिर्फ तब पॉसिबल है जब कैटायनिक और एनायनिक दोनों कॉम्प्लेक्सेस हों, कोई काउंटर आयन नहीं है इसके अंदर। यानी आई नीड 2 स्क्वायर ब्रैकेट इन 1 कंपाउंड, देन ओनली आई कैन गेट दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। यानी कैटायनिक स्पीशीज भी कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक स्पीशीज भी कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे केसेस में इकलौता आइसोमेरिज्म मेरे को देखने को मिला अभी तो, एंड दैट इज, इसको क्यों कोऑर्डिनेशन वर्ड बोला? कोऑर्डिनेट करने वाले लीगेंड्स में हेराफेरी हो गई। इसी का तीसरा लिखा है भाई, इसमें क्या हुआ? अब इससे कंफ्यूज, ये है एनसीईआरटी पहली लाइन। एनसीईआरटी का पढ़ के मेरे को क्या कंफ्यूजन हुआ, अगर मैं सोचूं सिर्फ एनसीईआरटी से ही करूं, तो 6 अमोनिया की जगह क्या आ गए? 6 के 6 साइनो। तो हम कहीं ना कहीं ये बिलीफ मान लेते सारे लीगेंड्स की अदला बदली हुई। लेकिन जैसे ही मैं जे या नीट के ऑब्जेक्टिव में जाती हूँ, ये ऑप्शन भी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में कंसिडर किया हुआ है। इसीलिए तीसरा एग्जांपल यहां हमें लिखना पड़ता है। जरूरी नहीं 6 बदले, एक भी बदल गया, कोऑर्डिनेट करने वाला लीगेंड ही बदल गया। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स वाला उठ के एनायनिक में चला गया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स वाला उठ के कैटायनिक में आ गया। तो यहां मैंने सिर्फ 2 अमोनिया की जगह 2 CN की नेगोशिएशन की। यस, सेकेंडरी वैलेंसी यू कैन नॉट चेंज, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यू कैन नॉट चेंज। हमेशा ये याद रखना, अगर तुमने कोऑर्डिनेशन नंबर बदला, तुम कंपाउंड ही बदल गए। अभी सिर्फ जो जो चल रहा है वहीं रहो। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स थे आपस में तीनों, राइट?
और ऊपर हमने देखे लिंकेज आइसोमर्स। सबसे आसान ढूंढने अगर हैं तो ये 4 हैं, जो नाम से ही पता चल रहा है कि यार हर एक में एक कैटेगरी बड़ी क्लियरली डिफाइंड है। अब जो 2 और या 1 या 2 जो भी और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपके सामने मैं ला रही हूं, वो एनसीईआरटी बोर्ड्स बिल्कुल कवर नहीं करता, लेकिन आपको वैसे आपको आना चाहिए फॉर जेई नीट। तो अब मैं आखिरी कैटेगरी, शायद 5 और 6 2 होते हैं, खुद ही पहचान लोगे आप। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, छोड़ देना पेन, पहले समझना है कुछ नहीं, मैंने लिखा हुआ कुछ नहीं है, ये खुद पकड़ने वाली बात हो जाती है। एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये दिया मैंने, आई एम नॉट गिविंग यू चार्ज और एनीथिंग, लेट्स फॉरगेट इट, जो भी था इसके ऊपर चार्ज 0 है, क्योंकि इस पे -2 और इस पे +2, तो चार्ज इसका अपने आप 0 हो गया। तो अब जो मैं आपको कह रही हूं, यहाँ पे 2 केसेस जो दिखा रही हूं, अगर आप ये 2 केसेस देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, तो कायदे से आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में भी नहीं आना चाहिए था। इसमें एक बड़ी स्पेशल सिमिलैरिटी जरूर है, लेकिन वो मैं यहां पे फंसती हूं कि मैं इसको आइसोमेरिज्म को डिफाइन नहीं कर सकती। आइसोमेरिज्म की पहली शर्त है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ना हो, लेकिन यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, मल्टीपल है इसका। प्लेटिनम 1, अमोनिया 2, क्लोरीन 2। अब टोटल देखिए, यहां पर प्लेटिनम 2, अमोनिया 4 और क्लोरीन, तो इंपेरिकल फॉर्मूला तो सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहे सेम नहीं है, पर इंपेरिकल फॉर्मूला तो सेम है, इसीलिए इसको एक तरह का स्पेशल आइसोमेरिज्म तो मेरे को मानना पड़ेगा। पॉलीमर्स है, इथीन का डाई इथीन, ट्राई इथीन, या कह लो इथीन के बाद आप प्रोपीन देखते हो, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है ना, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन, तो हमने उसको एक होमोलोगस सीरीज बना दिया। सिमिलरली ये होमोलोगस सीरीज जैसा ही तो बन रहा है, सारी प्रॉपर्टीज तो इनकी सेम ही होंगी, इसीलिए इनको कह दिया गया पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमर मतलब क्या होता है, एक जैसी यूनिट बहुत सारी हो। तो यहां क्लियर है कि इस तरह की यूनिट इसके अंदर कितनी थी, 2। हो सकता है आपको 3 वाला दे दे, 4 वाला दे दे, 5 वाला दे दे, यानी कि अगर मेरे पास पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर आ जाए, ऐसे को भी मैं आइसोमर कह सकती हूं, और वो आइसोमर क्या होंगे, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमेरिक आइसोमेरिज्म फिनोमिना होगा, जो भी अब आपके सामने है। चेक एंड नोट इट कि इसमें मेरे को रेशो सेम मिला, रेशो में बेटर वर्ड आ जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला सेम मिलना। तो यहां कह दीजिए सेम इंपेरिकल फॉर्मूला, तब मैं इसको क्लियरली कह सकती हूं ये एक तरह का आइसोमर था। लास्ट, ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये रेयर केसेस होते हैं। ये केसेस देख के हम घबराते हैं, डरते हैं, ब्रिज वाले नॉमेनक्लेचर में भी एंड में एक ब्रिज वाला आ गया, तो वो इतना हमारा उसके साथ सामना नहीं हो रखा होता, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, और जब ऐसा कुछ आ जाए तो हम पहले ही सोच लेते हैं तो मुश्किल आ गया। सो ये ब्रिज वाले केसेस जितने भी हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पकड़िएगा, ये देखने में डिफिकल्ट है, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो पॉलीमराइजेशन आइसोमर के बाद मेरे पास छठी कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी आती है, ये देखूं आप खुद पकड़ पाते हो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को इसमें। चेक क्या बदला है, मैं फिर उसकी स्टेटमेंट देखूंगी, दोनों फॉर्म में क्या चीज का फर्क आया है। कुछ ना कुछ तो लिगेंड का ही हेर फेर किया है हमने, बाकी तो कोई आयोनाइजेशन लिंकेज जैसी चीज तो है नहीं। यानी ये वाला जो आइसोमेरिज्म है, नाम देखो, कोऑर्डिनेट करने वाले लिगेंड की एक ही कॉम्प्लेक्स में पोजीशन बदल गई। और वो कब हो सकता है, जब एक ही कॉम्प्लेक्स में 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स हों, यानी पॉली न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। एक ही सेंट्रल मेटल एटम में तो ये नहीं हो पा रहा था, एक ही सेंट्रल मेटल एटम ना हो के 2 सेंट्रल एटम है, तो 2 सेंट्रल मेटल एटम कहां पर होंगे, ब्रिजिंग वालों में, या आप कह लीजिए पॉली न्यूक्लियर मतलब एक से ज्यादा सेंटर, एक से ज्यादा सेंटर मतलब सेंट्रल मेटल आयन एक से ज्यादा है, 2। तो अगर अब आप इसके एग्जाम्पल से ध्यान दें, तो सेंट्रल एटम अगर एक से ज्यादा हैं, जैसे कि 2, उनको लीगेट करने वाले जो लीगेंड है उनके नंबर्स
और टाइप में हेर फेर हो गया है, दोनों के दोनों जेल के अंदर बंद। 4 अमोनिया, 2 अमोनिया, 2 क्लोरीन। इधर क्या हुआ, एक क्लोरीन उधर से मैंने इधर ले गई और एक अमोनिया उधर से मैं इधर ले गई। एक बड़ा मेजर फर्क इससे क्या हुआ, ये सिमेट्रिकल में कन्वर्ट हो गया। मतलब वो तो मैंने वैसे ही लिख दिया कि एक और मेरे को फर्क दिखता है कि एक अनसिमेट्रिकल एक सिमेट्रिकल है, लेकिन असली फर्क तो क्या है, कोऑर्डिनेशन वाले या कोऑर्डिनेट करने वाले लिगेंड्स की पोजीशन एक ही स्फेयर के अंदर भी अगर बदल जाए उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहां स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म होता है, करिए इसको नोट जी। अच्छा, ऊपर का नोट हुआ नहीं था अभी, फास्ट फास्ट करो बच्चों। आईयूपीएसी नेम बदल जाएंगे इनके, तुम देखो ब्रिज वाले का वो म्यू करके वो तो सेम रहेगा, लेकिन ये बदल जाएगा ना, टेट्रा अमीन था, यहां हो जाएगा ट्राई अमीन और क्लोरिडो, और फिर वही सब कुछ शुरू होगा। ठीक है, आईयूपीएसी नेम बदलेंगे तभी आइसोमर्स है, अदरवाइज तो आइसोमर्स है ही नहीं। Now I am shifting to second category of isomerism, that is stereoisomerism. Stereoisomerism का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, कोई फर्क नहीं स्ट्रक्चर में, सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट में फर्क अगर होता है तब जाके आपको स्टीरियोआइसोमेरिज्म मिलता है। मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले आप इतना लिख लीजिए, तब समझाऊंगी। अगर मैं आपसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करूं तो मेरे को तीनों ज्योमेट्रीज, क्योंकि स्पेशल अरेंजमेंट है, अब मुझे तीनों ज्योमेट्रीज कंसीडर करनी पड़ेंगी। एक मेरे को ज्योमेट्रीज कंसीडर करते वक्त ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की कितनी ज्योमेट्रीज हैं, या टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। छोड़ दो पेन, छोड़ दो, छोड़ दो, ये टॉपिक कभी भी खुद से मत करना। जितनी बार इसको करना पड़े इसको आप रिकॉर्डेड लेक्चर से ही करिए या हमारे साथ बैठ के करिए, खुद करने वाला टॉपिक नहीं है, भयानक कंफ्यूज होंगे आप लोग। और क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे, बढ़िया करके आ रहे हैं। एडवांस की बात करूं तो 3-3 इस चैप्टर से आ रहे हैं। मेंस और नीट की बात करूं 2 से 3 क्वेश्चन इसके दिख रहे हैं आपको। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की मैंने आपको एक ज्योमेट्री दिखाई जो कि टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये एंगल जो है 109 डिग्री होता है। अब अगर कोई मेरे को कहे स्पेशल अरेंजमेंट, मैंने इसीलिए इसमें 2 ग्रीन ले लिए और 2 व्हाइट ले लिए। लिखते वक्त आपने एक चीज जरूर देखी होगी, स्पेशल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म सिर्फ हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में ही है। जब चारों सेम है तो क्या ही डिफरेंस आएगा ऊपर नीचे का। तो ये भी खैर प्रैक्टिस में भी बहुत लाऊंगी। अगर सभी लोग टेट्रा को देखें, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में मैं ये नहीं कह सकती कौन सा आइसोमेरिज्म पढ़ा रही हूं मैं आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को लेके एक क्यूरियोसिटी जो आपको आई होगी, फिर इस पे आती हूं कि शायद हमने 11th में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा हुआ है एल्कीन के केस में, कि एल्कीन है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है इसके अंदर, तो दोनों ए एक साइड आ गए तो इसको आप बोलते थे सिस, और दोनों ए मतलब 2 ग्रीन या 2 व्हाइट कुछ ही ले लीजिए आप लोग, और दोनों ए अगर एक दूसरे के डायगोनल या कह लो ऑपोजिट आ गए तो इसको आप कहते थे ट्रांस। क्लास 11th में इतना आपके लिए सिस ट्रांस, इससे आगे कुछ हम बेसिक में नहीं पढ़ते। तो सिस और ट्रांस का ये मतलब जरूर पता होगा सबको, इफ सेम साइड सेम ग्रुप दिस इज सिस, इफ सेम ग्रुप इज एट ऑपोजिट साइड दैट इज ट्रांस। उसको बिल्कुल भूल जाना, यहाँ पे किसी को ये याद भी आ रहा हो तो ये नहीं लाएंगे यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूं। आपको आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन का ऑर्गेनिक से रिलेट नहीं करना सिवाय एक टर्म के, दैट इज सिस ट्रांस। बस आपको बिल्कुल नए सिरे से जीरो से समझना है सिस ट्रांस क्या है। अगर मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लाती तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लाने में मैं कहती ये दोनों सेम साइड हैं, ये दोनों भी सेम साइड है, आप इसको सिस कर दो। मेरे को कोई इसमें ट्रांस बता दे, क्योंकि मैं यूं घुमाऊं तो भी दोनों सेम साइड है, यूं घुमाऊं तो भी दोनों सेम साइड है, यूं घुमाऊं तो भी दोनों सेम साइड है। चारों पोजीशन टेट्राहेड्रल की आइडेंटिकल होती हैं एक्चुअली। आपकी एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सबसे बढ़िया ये लगता है ही नहीं आइसोमेरिज्म, कितने क्या की गिनती खत्म। तो विश करिए अगर आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया इसके अंदर तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में चारों पोजीशन एक दूसरे से इतनी आइडेंटिकल हैं कि आप उसमें 2 ऑपोजिट साइड ढूंढ ही नहीं सकते।
There are no two position which are opposite to each other. All position are identical to each other. कोई फर्क ही नहीं है, फ्री रोटेशन है इसमें, सब कुछ, कोई फर्क नहीं है. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ना होने की एक ही लाइन, एक ही रीजन है उसका, बिकॉज ऑल 4 पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. आप कर भी लोगे, कैसे मैं इन दोनों को ऑपोजिट बताऊं? यहां लगा के, यहां कोई जगह ही नहीं है. मैं इन दोनों को कभी भी ऑपोजिट नहीं बता सकती. दो ग्रीन को, दे आर ऑलवेज ऑन सेम साइड, पॉसिबल ही नहीं है. आप कुछ ही कर लीजिए, किसी तरह से भी घुमा लीजिए, दोनों सेम साइड पे. अब आता है आपके पास ये जो मैंने आपको नोट करने को दे दिया था. It has all 4 position relatively identical to each other. Therefore, no two position can be said to opposite. Hence, no geometrical isomerism. ना cis होगा ना trans होगा, जड़ से ही खत्म कर दी बात. Tetrahedral geometry, never geometrical isomerism. Structural पे close कर देंगे हम उसको. कौन सी आती है कौन सी नहीं आती, बात की बात है. लिंकेज आए, आयोनाइजेशन आए, जो भी आए, क्लियर. यानी यहां एक बात आपको अब समझनी होगी. आपको अगर नहीं पता वो टेट्राहेड्रल है, आप गए. कैसे पता चलेगा टेट्राहेड्रल है? वीबीटी. वीबीटी और सीएफटी से आपको पता है प्लेटिनम के सारे टेट्राहेड्रल होंगे. क्यों? क्योंकि वो हायर, बड़े साइज में है, वो हायर सीरीज में, 4D 5D सीरीज के मेंबर्स में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिखता था. CL4 हो या CN4 है, वो आंख बंद करके क्या होता था, उसमें बैक पेयरिंग नहीं होती थी. बैक पेयरिंग नहीं होती थी तो अंदर वाला डी इस्तेमाल नहीं हो पाता था. अंदर वाला डी इस्तेमाल नहीं हो पाता था तो 4 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन आती थी? sp3. अगर आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकालनी नहीं आती, आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. क्वेश्चन आपको जेईई नीट में ये नहीं आएगा टेट्राहेड्रल में कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, नन ऑफ द अबाउट. नहीं, इसमें ये आइसोमेरिज्म है, ये इसमें जो दिया होगा आपको सोचना होगा ये कहीं इनमें से कोई टेट्राहेड्रल तो नहीं है. यही क्वेश्चन आज के टेस्ट में होंगे. मैंने एक कॉम्प्लेक्स देना है और उसमें 4 ऑप्शन देनी है. इट शोज लिंकेज आइसोमर्स, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो लिंकेज और आयोनाइजेशन तो आप फटाक से ढूंढ लोगे, अगलों को भी पता है. साथ में डाल दिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अगर आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखा और ये सोचा कहीं ये sp3 तो नहीं है, एंड यू लैंड अप यस ये sp3 है, आप उस ऑप्शन को चूज ही नहीं करोगे जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है. बड़े आराम से आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा. लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और उसकी ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, पक्का उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा. यानी अगर आपको ये नहीं पता वीबीटी के थ्रू या सीएफटी के थ्रू उसमें बैक पेयरिंग होगी या नहीं होगी, आपको ये नहीं पता वो इनर वाला मतलब sp3 बनेगा कि वो dsp2 बनेगा, आप आइसोमेरिज्म के इस पार्ट को टच भी नहीं कर सकते. एंड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट 3 इयर्स टेट्रा यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 काफी पॉपुलर हो रहा है, काफी आ रहा है वो. तो अब इसके अंदर आ जाते हैं हम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. पहले तो मेरे को स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री समझनी है. देखिए, प्लेनर वर्ड मतलब प्लेन ऑफ पेपर, उसके कोई 3D मॉडल्स नहीं हो सकते. ऑफ कोर्स जो 2D है उसको 3D नहीं ला सकते हम. तो अगर स्क्वायर प्लेनर देखें तो आपकी कॉपी में भी बन जाएगा. ये है स्क्वायर प्लेनर. अब इसमें आप बड़े आराम से 2 ऑपोजिट पोजीशंस लोकेट कर सकते हैं और 2 सिमिलर सेम साइड और डायगोनल पोजीशन बहुत आराम से आप लोकेट कर सकते हैं. अगर सेम लीगेंड एक दूसरे के ऑपोजिट पे मौजूद हुए उसको मैं क्या बोलूंगी? ट्रांस. अगर सेम लीगेंड एक दूसरे की सेम साइड पे प्रेजेंट हुए उसको मैं क्या बोलूंगी? सिस. सिस और ट्रांस स्क्वायर प्लेनर में पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल में पॉसिबल नहीं है. पहले तो ये बैठाऊं मैं बात. सिस ट्रांस ढूंढना भी आपके लिए बड़ा आसान है. मुश्किल क्या होगी जो आपको अब डीपीपी में मिलेगी? ये 4 दे दिए, ये 3 आइसोमर्स किस किस में मिलते हैं? कोई भी 3 दे दिए, कुछ भी दे दिया, अब तो मेरे पास बड़ी वैरायटी आ जाएगी. और डिसाइडर बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर. ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन चारों में से किस किस में है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है. निकल 2+ D8 और Cl वीक फील्ड लिगेंड, कोई बैक पेयरिंग नहीं. बाहर वाले sp3 यूज होंगे. sp3 यूज होते ही मतलब टेट्राहेड्रल, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर. उसके बाद आ गया जिंक. अब मेरे को सोचना भी नहीं है अमोनिया वीक फील्ड है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बाद में. सबसे पहले हम क्या करते हैं,
ये तो D10 है, जिंक 2+ तो है ही D10, इसका क्या ही अंदर का डी में इस्तेमाल करवाऊंगी, ये कौन सा होगा, sp3। इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ये प्लेटिनम आते ही तो मेरी तो आंखें बंद, प्लेटिनम आते ही तो भाई CFSC इतनी ज्यादा है कि इसमें तो नीचे ही रहना पसंद करेगा, बैक पेयरिंग होगी, डी खाली हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा DSP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर। इसका क्या, D9 है ये VBT के लिमिटेशंस में लिखवाया है मैंने कि VBT के लिमिटेशन में 2-3 केसेस लिखवाए हैं कि ये खुदा के इसने बाहर भेज दिया। तो आप सोचो, ये एक क्वेश्चन मैं नीट का उठा के लाई हूं, 4 एग्जाम्पल मैंने वहीं से उठा लिए। अगर एक बच्चे को VBT की वो एक्सेप्शन नहीं पता, वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। इसीलिए इस चैप्टर में अगर आप सोचो तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है सोचने को, कि आपको ये पता होना चाहिए। कॉपर का यही केस मैंने आपको VBT की लिमिटेशन में लिखवाया, नहीं लिखवाया तो अब लिख लेना ये केस। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, सॉरी पहले, अच्छा ढूंढ लो, चलो ढूंढ लो, वो भी बड़ा जरूरी है। VBT की लिमिटेशन में वो जो डी ऑर्बिट एक इलेक्ट्रॉन कूद फांद के आगे पहुंच जा रहा है 4p में, वो यही केस था माधव, चेक कर लिया। 3 थे, 3-4 थे, उसमें एक ये भी था। सबसे पहला तो मैं ये लिखवाती हूँ, वो कार्बोनिल वाले साइड में कर दो, कार्बोनिल नहीं पूछ रही मैं। तो आप ये सोचिए, आपको सब कुछ पता नहीं होगा तो आप एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जिसने एक ही क्वेश्चन देना बहुत है, किल्ड इट। इस क्वेश्चन में हमने खत्म कर दी बात कि आपको ये वाला केस, क्या ये वाला केस आप बच्चे में को CFT से बता सकते थे? नहीं बता सकते थे कि एक को कुदा के आप 4p में पहुंचा रहे हो, ये बात तो। इकलौता केस मैंने आपको VBT में बोला बच्चों, ये बहुत एक्सेप्शनल है। आपको इकलौता काम है, हम वो कार्बोनिल्स भी बोले हैं। कार्बोनिल्स में तो VBT भी फेल हुई, CFT भी फेल हुई। अगली क्लास में आप कार्बोनिल्स की MOT पढ़ेंगे मेरे साथ, 3 स्लाइड्स की सिर्फ, कि कार्बोनिल तो आपको वैसे ही MOT ने आके सब बता देना, आपकी टेंशन ही खत्म कर देनी है कार्बोनिल को लेके। तो वो जो मैंने VBT में 2-3 केसेस करवाए, वो इसलिए करवाए कि मेरे बचे हुए जो क्वेश्चंस थे वो आपसे हो जाएं। नहीं तो मैंने शायद वो VBT की लिमिटेशन में कार्बोनिल कराना ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है आगे MOT तो आपको कार्बोनिल की पढ़नी है अगली क्लास में। बट तब तक आपके क्वेश्चन ना अटके रहे, इसलिए मैंने बस चुपचाप लिखवा दिया। कभी मतलब उसको मैं VBT की लिमिटेशन में नहीं गिनती। आपको मैंने तब भी बोला था, इसको एग्जैक्टली मैं VBT की लिमिटेशन नहीं बोल सकती, लेकिन ये भी एक स्पेशल केस है, ध्यान रखना वरना क्वेश्चन अटकेंगे। सो एनीवे, सारी पिछली बातों को भूल के जरा वापस यहां आए। अगर मेरे को sp3 और DSP2 निकालना नहीं आता, प्लीज आइसोमेरिज्म टॉपिक छोड़ दीजिएगा। ये सोच के चलिएगा इसका क्वेश्चन आया तो मैंने छोड़ना है। तो इससे मेरे ये समझ में आता है, अगर मेरे को VBT नहीं आती मैं CFT नहीं पकड़ सकती, CFT VBT नहीं आते मैं आइसोमेरिज्म नहीं पकड़ सकती। इससे बेटर चैप्टर छोड़ दो, क्योंकि यहां सब इंटर रिलेटेड है। एक भी टॉपिक आप इसमें वीक रख रहे हैं, चैप्टर गया। तो ये अब क्लियर हुआ, ये एग्जांपल नोट हो गए सबके पास। एक एक चीज और सुन लो, फिर इत्मीनान से नोट करना, क्योंकि ये नोट करने लायक है। राइट, एक 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 और देख लीजिए बच्चों बात। मैंने एक नाम लिखा हुआ है आपके सामने, सिस्प्लेटिन। सिस माने, अब तो पता चल गया, 2 अमोनिया एक दूसरे की सेम साइड होंगी। ये है वो जो ट्यूमर्स ट्रीट करने के लिए काम आता है। आपको आखिरी पेज इस चैप्टर का मिलेगा, जो यूजुअली मेरा होमवर्क होता है, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इन योर लाइफ, इंडस्ट्रियल, इसी तरह से फूड इंडस्ट्री, बहुत सारा मेडिसिनल साइंसेज में सबसे पहला एग्जांपल ये है। ट्यूमर्स को ट्रीट करने में जो काम आता है वो है सिस्प्लेटिन, नॉट ट्रांसप्लेटिन। इसका फेमस पॉपुलर नेम मेडिकल साइंस में सिस्प्लेटिन है, IUPAC नेम हम इसका बता सकते हैं। तो सिस्प्लेटिन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और प्लेटिनम के तो जितने भी आप देखोगे उनकी सबकी आपको पता चल जाएगी वो तो क्या होता है। वो तो स्क्वायर प्लेनर की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि DSP2 है। अब जरा स्क्वायर प्लेनर के साथ ये पूरा नोट करिए। आपके लिए स्क्वायर प्लेनर का सिस्ट्रांस बनाना मुश्किल नहीं होगा, बोर्ड का क्वेश्चन यही होगा जी इसके सिस्ट्रांस ड्रॉ करके दो। लेकिन आपके लिए ये पता लगाना मुश्किल होगा ये स्क्वायर प्लेनर है कि टेट्राहेड्रल है। डू दिस, करिए क्विकली नोट, फिर आगे चलें।
मैंने आज की डीपीपी में नीट और जेई के लिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले हैं, क्योंकि मेरे को आप लोगों से आइसोमर्स ड्रॉ करवाने हैं। जब तक ड्रॉ नहीं होंगे तब तक होंगे नहीं। तो जो सब्जेक्टिव फॉर जेई नीट है वो आपको कंपलसरी है करना, स्कूल के लिए या बोर्ड्स के लिए नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि ड्रॉ करने के बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले हैं इसके अंदर मैंने। हो जाए नोट तो बताएं बच्चों, आई एम वेटिंग। इसके बाद मैं लेके आती हूं आपके लिए स्क्वायर प्लेनर के कुछ और केसेस जनरल। वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपको कितना जरूरी है टेट्रा और स्क्वायर प्लेनर पहचानना। अब कहां कहां स्क्वायर प्लेनर में भी सिस ट्रांस हो सकता है, कहां कहां नहीं हो सकता, बहुत इजी है। बस एक ऐसे ही बना दिया कि आपको ये रहे कि स्क्वायर प्लेनर को हमने कंप्लीट कर लिया, एटलीस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के आइसोमेरिज्म में तो मैं पकड़ सकती हूँ। वो उसके लिए मैंने जस्ट एक स्लाइड बना दी, अदरवाइज आप अभी भी कर लोगे उसको। स्टिल हेट्रोलिप्टिक होने चाहिए पहली बात। सारे लीगेंड अगर A4 B4 हैं, एक ही जैसे हैं, तो प्लीज उसमें कोई सिस ट्रांस ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये तो मैं आपको करा के ही आई हूं, यही सिस्प्लेटिन कराया मैंने आपको। मैंने इसका आपको सिस भी दिखा दिया और ट्रांस भी दिखा दिया। होने वाले इस पे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब हम जैसे तो हुए हैं, आपका पता नहीं ये कौन सा है। प्लेटिनम ही है बीच में, मैं जस्ट शॉर्ट में बना रही हूं। ये जो है ना, इसी को घुमा के लिखा है, तो सिस ही है, तीसरा सिस नहीं है ये। राइट, सिस और ट्रांस। इसको हम यू घुमा के अगर आपको दे दें तो आपको परेशान नहीं होना है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो वैसे ही मैंने जस्ट, कई बार आप जब गलती करने के फ्लो में आते हैं तो कुछ भी कर देते हैं। तो ये तो ऑलरेडी डिस्कस केस था A2B2। व्हाट विल हैपन इफ A2XY, इसका मतलब समझ रहे हैं, दो लिगेंड तो एक जैसे, तीसरा और चौथा अलग अलग। मेरे को सिस ट्रांस बताने के लिए सिर्फ दो एक जैसे लिगेंड चाहिए, बाकी कुछ मर्जी हो अपने घर बैठो। ये दोनों ए अगर एक साइड पे है मैं इसको सिस बोल दूंगी, एक्स वाई है तो है। ये दोनों ए अगर ऑपोजिट साइड पे हैं तो मैं इसको ट्रांस बोल दूंगी, एक्स वाई को मैं देखने भी नहीं वाली। इकट्ठा नोट करेंगे जैसे अब तक कर रहे हैं, सारे केसेस देख लीजिए, गिनती के हैं, क्योंकि लिखने के चक्कर में आप अपना फोकस मत लूज करिए, ठीक है। आई एम गिविंग यू टाइम टुडे, वो आप जानते हैं। तो मैंने ए के रिस्पेक्ट में काम किया, खत्म, सिस ट्रांस, कोई टेंशन नहीं। चारों ही अलग हो तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मुझे आपका पूरा अटेंशन चाहिए इसमें। चारों अलग हो तो क्या, जब भी ये एनसीईआरटी तक में है, ये सारे केसेस एनसीईआरटी में, अगर मेरे को चारों ही अलग दे दिए, ऊपर तो मैंने कहा मुझे कोई दो मिल जाए सेम, मैं सिस ट्रांस क्लोज कर दूंगी। लेकिन जब चारों ही अलग हैं तो स्पेशल अरेंजमेंट तो जमा के डिफरेंट हो सकते हैं। फिर तो आप डेफिनेशन को जस्टिफाई करते हो, अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्पेशल अरेंजमेंट में कुछ फर्क, इससे अनसिमेट्रिकल में क्या ही लाऊंगी, इससे ज्यादा अनसिमेट्रिकल में क्या लाऊंगी। तो मैं ये तो कह ही नहीं सकती जी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट ही नहीं आएगा, डिफरेंट ही डिफरेंट आएगा। एक डिफरेंस नहीं, पता नहीं कितने डिफरेंस आ जाएंगे ऐसे। यहाँ मैं मना नहीं कर सकती, यहाँ स्पेशल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, लेकिन मुझे कुछ तो यहाँ पे रूल सेट करना पड़ेगा। वो रूल आपकी फ्रीडम है, आप सेट करिए, किसी एक लीगेंड के रिस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे हम। मेरी आदत पड़ी हुई है इस कॉर्नर पे ए, मैंने ए को फिक्स कर दिया। अगर मेरे को इनके स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट बनाने हैं तो मैं कोई भी एक लीगेंड एक कोने पे डाल दूंगी, जैसे मैंने ए को इधर डाल दिया। आपकी मर्जी, आप ए को इधर डाल दें, जो मनाए। एक कॉर्नर आप फिक्स कर लीजिए, इसको नहीं बदलना। उसके रेस्पेक्ट में बी को मैं यहां पे क्या कह रही हूं, करेक्ट है, ऐसे ही बताना पड़ेगा। उसके रेस्पेक्ट में मैं बी को यहां क्या कह रही हूं, मैंने अपने हिसाब से तीसरी एक और स्पेशल पोजीशन बनाई, उसको मैं क्या नाम दूंगी। मेरी क्लास अगर कोई चौथी पोजीशन बना के दे सके, आई एम वेटिंग, लेकिन वो चौथी चीज इन तीनों को रोटेट करके ना आ रही हो, बॉन्ड तोड़ के डिफरेंट अरेंजमेंट हो। कोई भी अरेंजमेंट आप मेरे को दें, वो इसको इधर इधर घुमा फिरा के ना हो रहा हो, वो तो सेम ही आप यूं रख दो। आई एम वेटिंग फॉर फोर्थ पोजीशन, इफ यू कैन सजेस्ट मी। मैं शुरू कर देती हूँ, एक ही पोजीशन को आप बदल नहीं सकते, वो आपने फिक्स कर दी। हाँ हाँ बताओ। एक एक जना बोलो यस। हाँ, यहां पर क्या लिखूं, y, और यहां क्या लिखूं, x, और यहां क्या लिखूं, b।
इसको घुमा के देखना, रुक जाओ रुक जाओ कनिका, इसको घुमाओ तो यही तो आ रही है, इसको घुमा दो ऐसे, देखो मेरा हाथ देखो, रुको मान्या, रुको, ये घुमाया तो क्या आएगा आपके, इसके साथ, अच्छा समझ गई, इसको घुमाओ जरा एक बार, और होल्ड इट, तीसरे को घुमाओ, किसी एक को घुमा के आ रही होगी ये, करो, आई नीड, कैसे भी घुमा दो, प्लेनर है यार वो तो, तुम जो तुम यूं कर रहे हो वैसे भी घुमा के आ जाएगा, आ जाएगा, इसको घुमाओ, कैसे भी घुमा लो, ऐसे 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 कैसे भी घुमा लो, क्योंकि प्लेनर है, प्लेनर को तो तुम कैसे भी घुमा सकते हो। अब ये एक पन्ना है मेरे पास, मेरे को इसको घुमाना है, मैं इसको ऐसे भी घुमा सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी घुमा सकती हूँ, कैसे भी घुमाइए, चौथी पोजीशन, जो चौथा स्ट्रक्चर, कैसे ऐसे घुमा के, मतलब क्या दोगे, वो तो सेम ही रहेगा, प्लेनर है ना, वो तो मतलब ये किससे ऐसे पलट के आया है, अच्छा तुम बीच में से यूं पलट रहे हो, नहीं नहीं वो मत पलटो, इसको करो, मुझे बताइए किसी भी तीन स्ट्रक्चर्स में से घुमा के चौथा स्ट्रक्चर आ रहा है क्या, लेट मी चेक, ना ना इंटरचेंज करना मतलब बॉन्ड तोड़ना, बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए, रोटेट होके कोई भी पोजीशन तोड़नी ना पड़े, सिमिलर स्ट्रक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन तीनों में से ये चेक करो, नहीं नहीं वैसे मत करो ना, सिंपल रोटेट करो, सब लोग कह रहे हैं लास्ट वाला, एक बार रोटेट करके देखो, मैं एक तरीका बताऊं इसका, यहां ए का पड़ोसी कौन है, इमीडिएट, और दूसरा इमीडिएट पड़ोसी, यहां भी ए के इमीडिएट पड़ोसी सेम, और ए के डायगोनल में क्या है, एक्स, सेम ही तो है, मैं समझ गई जो पारस ने कहा, मैंने उसे भी इग्नोर किया, मैं ऐसे पलटने के में जाना नहीं चाह रही, आप बड़े परेशान हो जाएंगे क्वेश्चन करते वक्त, मैं और सिंपल आपको दे रही हूं, ठीक है आप ऐसे पलट दो, रोटेशन चाहे 180 डिग्री ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, प्लेनर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट यहां पर देखिए, क्या ये फर्क बनाया तुमने, तीसरे में और चौथे में सब कुछ तो सेम है, अड़ोसी पड़ोसी तक सारे एग्जैक्ट सेम है, कोई डिफरेंस है अड़ोसी पड़ोसियों में, नहीं, एक ही रिस्पेक्ट में सब जगह सेम है, तो काहे का नया, तीन ही होते हैं इसके, दो सिस और एक ट्रांस, तुम ले आना अगली क्लास में भी, फिर कुछ ढूंढ लोगे खुद ही, इसका चौथा फॉर्म पॉसिबल ही नहीं है, इसके सिर्फ तीन फॉर्म्स बन सकते हैं, इतना टाइम भी मेरे को आपको यहां अलाउ करना पड़ता है इसमें घुमाना फिराना, ताकि आप याद रख सको बस, अदरवाइज अब तक क्लोज कर देती भाई इसमें तीन ही होते हैं चलो आगे, फिर वो हो जाता है रट्टा, आप बना के देखिए, उसी का कुछ डुप्लीकेट बना के बैठोगे यहां पे, और इसमें दो ट्रांस एक सिस नहीं होता, दो सिस एक ट्रांस होता है। अब स्क्वायर प्लेनर की सिंगल स्लाइड है, क्लोज करिए इसको, नोट करिए, एक प्रैक्टिस करते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, कि मेरे से इकट्ठे पूछ लिया जाए तो मैं क्या करूं, नॉट अंडर अ पर्टिकुलर हेडिंग, तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस मुझे एक ये क्वेश्चन दिखा, और मुझसे कोई पूछता है इसमें कितने स्पेशल आइसोमर्स, जिसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों हो जाते हैं इन्वॉल्व, ऑप्टिकल तो अभी मैंने लिया नहीं इसलिए मैं ऑप्टिकल की तरफ तो जाऊंगी नहीं, अब इसमें मुझे दिख रहा है एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है, राइट, तो पहले तो मेरे को इसके दो स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, ये तभी आप सोच पाते हो जब प्रैक्टिस की हुई हो, तो अभी अभी 2 मिनट यहीं रहना, ये ऐसा एक ही क्वेश्चन ला पाई हूं आज मैं, ऊपर वाले फॉर्मूले से पहले, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद आता है स्पेशल फॉर्मूला, पहले तो आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओगे, जब आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा यहां NO2, तो ये वही है चारों डिफरेंट, इसके तुम्हें ऑलरेडी पता है, जैसे ही हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं वी जंप टू द आंसर, अरे ये तो चार डिफरेंट वाला आ गया, इसमें तो हमने भरपूर नाटक किए हुए, याद है 3 बनेंगे, एक ट्रांस और दो सिस, ये क्वेश्चन हम लपक के लेते हैं क्योंकि हम प्री माइंड सेट से जाते हैं, आएगा डिफिकल्ट तो यही आएगा, और तड़ाक से थ्री थ्री ऑप्शन पे चूज करेंगे, इंटीजर टाइप आया तो 3 पकड़ लेंगे, हम ये भूल जाते हैं इसमें एक एम्बिडेंटेट है, ये पास्ट ईयर से उठाया मैंने क्वेश्चन, तो टॉपिक तो नहीं बढ़ा रहे हमारे सिलेबस में, हमारे ट्रिक्स देखिए,
इसका किसी ने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया कि नहीं बनाया वो भूल गए हम। इसका हमें पहले लिंकेज, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, सो ध्यान दीजिएगा किसी एक स्ट्रक्चर के ही स्पेशल आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर उससे कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा है ना तो उसके फिर 3 अलग होंगे। कुल मिला के यहां मेरा आंसर क्या आया? 6। 3 नहीं, बड़ा ऑब्वियस लगता है, इसको 3 कर दो। तो जब तक कोई आपके दिमाग के दरवाजे खोले ना कि बेटा ऐसे करना है, तब तक आपका ये आंसर सही नहीं हो सकता कि हमें ये भी सोचना है। यस। तो अब इस प्रैक्टिस को नोट करिए, मैं स्क्वायर प्लेनर से आगे बढ़ूं। एंड प्लीज, यहां तक तो मेरे को फिर भी अपना एनसीईआरटी का लेवल दिख रहा था। एक केस और रह गया स्क्वायर प्लेनर में, अगर लीगेंड हो डाइडेंटेट। डाइडेंटेट का मतलब दो लिंकेज। अब डाइडेंटेट लीगेंड्स अगर आपको याद हो, प्लीज सभी लोग यहीं देखिएगा, इधर उधर मत उलझिए। अगर इथाइलिन डायअमीन में लूं, और स्क्वायर प्लेनर चल रहा है, टेट्रा तो चल ही नहीं रहा। इथाइलिन डायअमीन अगर आप लोगों को याद हो क्या था, NH2 CH2 CH2 NH2, दोनों जगह लीगेट करने वाली स्पीशीज एग्जैक्टली सेम थी। इन्हें कहते हैं सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड्स। तो कभी मेरे को सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड बताना भी पड़ता है ना, मैं या तो बनाती हूं ऐसे AA या बनाती हूं ऐसे AA। दोनों पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एग्जैक्टली सेम है, NH2 इसलिए दोनों के लिए मुझे सिंबल भी सेम यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक लिगेंड आपको, एक क्या कई बताए गए हैं, जैसे ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट में एक साइड कौन है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट? नाइट्रोजन। दूसरी साइड कौन है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट? ऑक्सीजन। ये हो गया अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड। मैं इसको AA नहीं लिख सकती, ये A है तो ये B है। बिना पढ़ाए आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूं, ये सिस के ट्रांस, सिस, क्योंकि दोनों का सेम एंड सेम साइड पे है डाइडेंटेट लिगेंड्स का। इसको बोलूंगी सिस, और इधर ए मैंने किसको बोला? NH2 को। ये क्या हुआ? ट्रांस। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है नीचे मैंने, लेकिन आपका समझ आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना मुश्किल ये ड्रॉ करना है उतना ही इजी ये समझना है। तो यहां पर मेरे को आपको AB का मतलब बताना था, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड। उसमें भी आप लोग देखोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर मेरा सवाल फिर वही है, इसका इसका क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा नहीं होगा, होना चाहिए, वटेवर। ये है प्लेटिनम, इधर है इथाइलिन डायमीन, इधर है इथाइलिन डायमीन, सब कुछ ही सेम है। इसमें नो, ये हेट्रोलिप्टिक तो है ही नहीं। मेरे को तो होमोलिप्टिक चाहिए, चाहे मोनो हो चाहे डाइडेंटेट हो। मेरे को हेट्रोलिप्टिक चाहिए, तब ना कोई स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो। ये तो है ही होमोलिप्टिक। तो कहीं ऐसे केसेस को भूल मत जाना, हमने नहीं लिखा क्योंकि इनमें होता नहीं है। अब आपके पास AB2 का केस आया, और इसमें होगा ही नहीं क्योंकि चारों सेम। इसमें भी नहीं होगा, कोई दो तो सेम होते, सॉरी कोई दो तो मेरे पास ऐसे होते जिनको मैं सेम जगह और अलग जगह लगा सकती। यहां पर तो 3 है, तो सिस ट्रांस में इसमें नहीं बता सकती। यहां मेरा स्क्वायर प्लेनर क्लोज होता है। इसे लिखिए, फिर मैं लास्ट ऑक्टाहेड्रल फॉर टुडे जाऊंगा है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन ट्रिक। यहां से आप नोट करना बंद कर रहे हैं, टाइम बचा तो फिर मैं आपको एक एक करके स्लाइड्स दिखा दूंगी। आई हैव 4 to 5 स्लाइड्स, एक गो में ये समझना जरूरी होगा। मैं इतना ब्रेक नहीं दे पाऊंगी, अगर मैं 10-15 मिनट में करा गई तो 10-15 मिनट में नोट करा दूंगी आपको। पहले इसको समझ लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक बात आपको माननी पड़ेगी, वो मानिए पहले, उसके बाद तो टेबल भी है मेरे पास। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल है। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है मेरे पास, ये कैमरा ऑन कर लीजिए बच्चों, मुझे नहीं पता आप लोग हो के नहीं हो, भूल जाती हूँ। ये है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, राइट। ये अगर खाली ये 4 होते तो स्क्वायर प्लेनर थी। अब ऊपर एक पिरामिड आ गया, नीचे एक पिरामिड आ गया, तो ये कौन सी ज्योमेट्री हुई? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब आप देखिए, मैंने 2 डिफरेंट ग्रे पहले ही लगा रखे हैं यहां पे। जितने भी एटम्स के बीच, सॉरी पोजीशंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, उनको सिस माना गया, सेम माना गया है। देख रहे हैं 90 डिग्री? जो यहां था मैं आपको यूं दिखा रही हूं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री,
ये भी 90 डिग्री। जिनमें भी 90 डिग्री का एंगल है वो सेम प्लेन सेम साइड मान लीजिए, दैट इज सिस। तो अब आप हर जगह पे अपने लिए बोर्ड के पेपर में ये डिफिकल्टी मत क्रिएट करना, मैम आपने ये दो कहे थे मैं तो ये दो लूंगा, नोट्स में ये दो हैं, मेरी कॉपी में ये दो हैं, ऑब्जेक्टिव में ये दो हैं, किसी में ये दो हैं। यही कंफ्यूजन आता है। आज से अगर मैं 10-15 साल पहले की बात करूं, मेरी क्लास में बच्चे बहुत परेशान, कोई इसको लेके चल रहा है, कोई इसको लेके चल रहा है। लेट्स फिक्स फॉर एवर, हमेशा के लिए फिक्स करिए। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आप इन दो पोजीशन को सिस लेंगे, बस इस खेल में मत फंसना। मैम इन दो को ले सकते तो इनको भी ले ले भाई। यहां जिस दिन इसमें फंस गए 5 स्लाइड आपकी 50 के बराबर हो जाएंगी और आप सारे क्वेश्चन में घौच पौच करोगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं, जब से हमने इस रूल पे फिक्स किया है, इस आइसोमेरिज्म में बच्चों को दिक्कत नहीं आई, सीधे आंसर आ जाते हैं सब तरह के क्वेश्चंस। तो ये दो पोजीशन कौन सी है? सिस। बुक्स में भी ये लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम इमेजिन नहीं कर पाते। ट्रांसपोजिशन कौन सी? 180 डिग्री। जो दो पोजीशन 180 डिग्री पे आएंगी उसको आप मानो ये ध्यान रख लिया तो सिस ट्रांस आपके पास आ गया। और ये देख रहे होंगे A4B2 केस है, 4A और 2B, ये वही वाला केस है। तो अब आप नोट नहीं कर रहे, आप इस ज्योमेट्री के साथ और यहां के साथ मेरे साथ करेंगे कि मैंने पहले रूल लिखवा दिया, सिस सेम साइड, ये दो लोकेशंस लीजिए। और ट्रांस के लिए आप कौन सी दो लोकेशन लीजिएगा? मेरे साथ साथ जो नोट करे करे, लेकिन मेरी सजेशन है सुन लेना, ये टॉपिक एक ही गो में होता है, इसको मैं ब्रेक नहीं दे सकती, ब्रेक दिया तो आप सब भूल जाओगे। ये दो पोजीशन ट्रांस हुई और ये दो पोजीशन सिस हुई। तो मैं ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूं तो पहला केस क्या है? A4B2। A4B2 ही कराया मैंने अभी आपको। तो देखिए मैं यहां क्या कर रही हूं, A4B2 में 2B थे, सबसे पहले मैं 2B फिक्स कर दूंगी। भी मेरे को क्लास में बताया हुआ ये दो जगह हैं सिस कर, आंख बंद करके लगाइए सिस बोलिए, मैंने लगाया और इसको मैं सिस लिख दूंगी। और दूसरा काम मैं क्या करूंगी, यहां और यहां बी लगा के ट्रांस करूंगी। ये लिखने के बाद सांस लेना है मैंने, और लिखने के बाद मैंने बाकी जगहों पे ए फिट कर देना है, देखना भी नहीं कहां कहां आया ये। तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए इसके। इसी तरह से अगर समस्या शुरू होती है मेरे पास A3B3, ये अभी एनसीईआरटी बेसिक चल रहा है ऑक्टाहेड्रल में, जैसे ही डाइडेंटेट आएंगे उसमें मैं आपको स्पेसिफाई करती रहूंगी कौन सा एनसीईआरटी से बाहर है। A3B3, अब इसमें क्या करूं? जब मेरे को 3 पोजीशन लगानी हो तो अब मेरे पास ये ट्रांस था, तीसरी पोजीशन तो मेरे पास बचता ही नहीं, चारा यही लगाना पड़ेगा, ग्रे बॉल मेरे को। तो अगर मैं इस ग्रे बॉल को इन दोनों को देखूं तो सिस, इन दोनों को देखूं तो सिस, इन दोनों को देखूं तो ट्रांस, सिस ट्रांस इज नॉट पॉसिबल A3B3 में। बताओगे कैसे? तो A3B3 में एक अलग ही लेवल का मेरे को स्पेशल अरेंजमेंट का डिफरेंस दिखा, जिसे आप सिर्फ यहां समझ पाएंगे, किताबों में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता। एक इस तरह का कुछ सेटअप मिला, मैंने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रखी है, ये देख रहे हैं रेड ट्राइंगल, और एक ये बना रखी है। अगर मैं तीनों A या तीनों B, जिसको मर्जी मैं चूज कर लूं, तीनों A मैंने चूज किए और इन तीनों A के डॉट्स को ज्वाइन किया, एक ट्राइंगल बना। और इसको अगर मैं शेड कर दूं तो ये ट्राइंगल का एक फेस बना। इस ज्योमेट्री को 6 कोने होने के बावजूद भी ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं? ऐसे 8 ट्राइंगुलर फेसेस बनते हैं। अगर कोई कहे भाई 6 तो कोने और नाम ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि इस तरह की जब सारे डॉट्स आप ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे आपको 8 ट्राइंगुलर फेसेस मिलते हैं। जब 8 ट्राइंगुलर फेसेस मिलते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑक्टाहेड्रल। इफ दिस फेस, एक ट्राइंगुलर फेस पर तीनों के तीनों लीगेंड्स अगर सेम हैं, उसको कहते हैं फेशियल आइसोमर, एंड शॉर्ट में FAC। इसको सिस ट्रांस के बजाय एक, ऐसे ही आप देखोगे ये दूसरा फेस तैयार हो गया। एक ट्रायंगुलर फेस पर तीनों के तीनों लीगेंड अगर सेम आए तो उसको बोलूंगी फेशियल आइसोमर। और ऐसे ही यहां, अब ये एक फेस नहीं है, दिस इज नॉट अ फेस, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का मेरिडियन होता है, इसीलिए इसको कहते हैं मेरिडियनियल आइसोमर, शॉर्ट फॉर्म MER। आज के बाद आपको नीचे FAC और MER लिखा मिलेगा। ये एक फेस के तीनों कोने
और यहां ए ने इसके मेरिडियन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसीलिए इट इज मेरिडोनियल आइसोमर। तो एक आपके पास फेशियल आइसोमर बना, एक मेरिडोनियल आइसोमर बना, है ये ज्योमेट्रिकली, लेकिन एक ही केस में मिलता है A3B3 में। तो why it is called facial and why it is called not facial, या कह लीजिए मेरिडोनियल, दिस इज द ज्योमेट्री। तो ये जब भी आप ड्रॉ करेंगे इत्मीनान से, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना आए, आप बड़े इत्मीनान से इसको देख लेंगे। तो दो केसेस तो बहुत इजीली सिंपल क्लियर हुए। एक केस मेरा सिंपल सिस ट्रांस वाला हो गया और एक मेरा मेरिडोनियल और फेशियल वाला केस हो गया। इनके IUPAC के नाम के आगे FAC अगर लिखा है बोर्ड्स में और आपको कहा है ड्रॉ करके दिखाओ, तो आपको ध्यान देना होगा फेशियल को आप कैसे ड्रॉ करोगे, इस बात के नंबर होंगे A3B3 में। इसके बाद मैं आ जाती हूं तीसरा केस। यहां से अपना NCERT से थोड़ा सा बाहर निकले, बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। सिस ट्रांस के लिए मेरे को सिर्फ 2 चाहिए होते हैं। अब अगर मेरे को यहां पर सिस ट्रांस बताना है, तो मैं तो सबसे पहले तो 2 ग्रे यहां लगा के कहूंगी जी ये ट्रांस है और इसका सिस बना दूंगी। देखिए यही किया मैंने, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, हर एक के रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस बन जाएगा। फिर तो एक बारी दोनों Z लगा दिए, एक बारी दोनों Y लगा दिए, एक बारी दोनों X लगा दिए, 3 तो मेरे पास ट्रांस आ गए, 3 मेरे पास सिस आ गए। गिनती कितनी होगी? 6। लेकिन उनमें से एक ऐसा होगा जो रेपिटेशन होगा रोटेशन वाला, और वो मेरे पास नंबर क्या आ जाता है? 5। अब आप जरा वो टेबल खोलिए जो मेरी DPP में दे रखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ढूंढना कहां पर है ये A2 B2 C2। इसमें आप सिर्फ ज्योमेट्रिकल वाला देखना, ऑप्टिकल वाला कॉलम मत देखना। अभी नीचे से 4th है, फर्स्ट टेबल ऑफ कोर्स, नीचे से 4th है A2 B2 C2। उसमें पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स है 6। लेकिन मेरे को क्या देखना है? मेरे को ज्योमेट्रिकल देखना है। जरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले कॉलम में जाओ, 5 कर दिया होगा इस 6 को। तो ये स्टीरियो आइसोमर्स का कॉलम आज नहीं देख रहे, क्योंकि आज मैंने ऑप्टिकल नहीं कराया। ऑप्टिकल का मतलब होता है स्टीरियो प्लस ज्योमेट्रिक, आज हम सिर्फ ज्योमेट्रिक कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक वाला कॉलम देखो तो 5 है। सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने इस टेबल में दी है, लेकिन ये टेबल ऐसे देना रटाना होता है। करा के बताऊंगी कि कल को आप इस टेबल से कंफर्म कर सकते हैं कहीं गलती हो तो। और समझ ना आ रहा हो तो अपनी नोट्स कॉपी खोल के देख सकते हैं कि हाँ 5 ही हैं इसके। इसके अगर आपने 6 बनाए, बन तो जाएंगे, आप फिर देखोगे रोटेट करके सेम आ रहा होगा, इसीलिए एक को मुझे हटाना पड़ेगा। तो ये X2 Y2 और Z2 केस भी क्लियर हो गया, यानी सारा मामला एक ही है। ये 2 लोकेशन ट्रांस हैं, ये 2 लोकेशन सिस हैं। ये याद है तो आपको सारा का सारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एटलीस्ट घुस तो सकते हो, आप समझ तो सकते हो। इसके बाद मैं जाती हूं इसके अगले केस पर। चेक आ गया, ये NCERT में है। ये काफी काफी फेमस केस है बोर्ड का। अब AA का मतलब तो मैं EN ले लूं, ऑक्सिलेटो ले लूं, बार बार EN हो रहा है, कहीं आपके मेमोरी से ऑक्सिलेटो गायब ही ना हो जाए। तो 4x कहीं मर्जी लगाने हो, मेरे को देखना ही नहीं। मेरे को किसको देखना है? जो चीज 2 होती है। बाई चांस यहाँ डाइडेंटेट है। 4 के हिसाब से तो सिस्ट्रांस हो ही नहीं सकता, सिस्ट्रांस तो 2 के हिसाब से होता है। 2 का स्कोप तो इसी में दिख रहा है, दोनों A। अगर ऑक्सिलेटो लीगेंड जो मैंने डाइडेंटेट और सिमेट्रिकल वाला यहां लगाया दिया, तो दोनों पोजीशन जो इसने ग्रैब करी वो एक दूसरे के लिए क्या थी? सिस। या यहां लगा दिया ट्रांस। इस तरह से इसका सिस और ट्रांस बनेगा। EN दे दूं या ऑक्सिलेट दे दूं, जो भी डाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिकल हुआ तो मैं ये कर सकती हूं। मैंने ऊपर एग्जांपल में यहां EN लिखा है, बट यूज ऑक्सिलेटो किया है, जस्ट कि आप लोगों को आदत रहे EN की जगह OX भी आ सकता है, तो वो भी सिमेट्रिकल है। याद रखें, बस आपकी याददाश्त के लिए दिया है। इसमें अब मेरे को डाइडेंटेट देखना ही नहीं, क्योंकि दूसरे वाला 2 आ गया। जो चीज 2 है उससे टिकाना है मेरे को, चाहे वो स्क्वायर प्लेनर में आए, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल में आए, सिस ट्रांस। जैसे ही मैंने 2x यहां लिख दिए, क्या हो गया मेरे लिए? सिस। और ये क्या हो गया मेरे लिए? ट्रांस। उसके बाद तो मेरे को यही बनाना है। ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड्स में। सिस ट्रांस में क्या ही करना है फिर मेरे को? जहां मेरे को 2x की लोकेशन फिक्स हो गई, मेरे को सिस ट्रांस मिल गया। क्लियर है ये 5th केस? तो जो टेबल दिखा है उसमें सारे केसेस ऑलरेडी दे रखे, बट मैं सारे आपके साथ ड्रॉ कर रही हूं।
मूविंग टू आई होप लास्ट केस। अब क्या करूं? चेक। इसका मुझे टेबल में चेक करके दो। क्या तुम खुद टेबल की इंफॉर्मेशन को यहां ड्रॉ कर सकते हो मेरे साथ? करो। है भी कि नहीं टेबल में? AA x2 b2 x2 y2 A2 b2 कुछ भी होगा। कितने दे रखे हैं ज्योमेट्रिकल में? 3। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे रखे हैं भाई। 2 तो मैंने बना दिए। किस हिसाब से बनाए मैंने 2? सिस ट्रांस। अब अमोनिया के हिसाब से बनाओगे ना, तो 2 NH3 जो तुम ऊपर बनाओगे वो यही होगा। तो एक सिस गायब करना पड़ेगा। कि जो तुम अब सिस के जब अमोनिया के हिसाब से सिस बनाओगे तो क्या होगा? यहां और यहां अमोनिया लगाओगे, उसकी इमीडिएट कॉपी तो यहां बना रखी है, यूं पलट दो। इसीलिए 3 हो गए इसके 4 के बजाय। यही इसमें मेरे को याद रखना होगा, यहां 4 की बजाय 3 हो रहे हैं, यहां 6 की बजाय 5 हो रहे हैं, और कुछ नहीं। लास्ट फॉर टुडेज 6 अलग। गलती से भी ड्रॉ मत करना, बस इसके लिए सजेशन है। 15 तुम ड्रॉ नहीं कर पाओगे। अगर 6 लिगेंड्स अलग हो गए तो कुल मिला के कितने मिलेंगे? 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये पूछा जाता है तो ड्रॉ नहीं कराया जाता। आपको बस पता होना चाहिए इसके 15। बाकी क्या पूछा जाता है, डीपीपी टेस्ट हर चीज उसकी केयर करेगी। तो यहां मैं आपके पास ऑक्टाहेड्रल का भी, आई थिंक ऑक्टा का, मुझे लगता नहीं इसके आगे मेरे को कुछ मिलना चाहिए। ओहो, ये है तो सही, सॉरी। पहले ये समझ में आ गया 15वां। इफ आई एम नॉट श्योर, शायद ये एनसीईआरटी में, बट अगर मैंने लिखा है तो एनसीईआरटी में नहीं होगा। ये देखना जरा क्या है। डाइडेंटेट, और तीनों के तीनों सेम बट अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट। फिर से वही चीज। अगर AA तो ये क्या हो गया? ट्रांस। यहां पर यानी मेरे को कितना इनडायरेक्ट वे ढूंढना पड़ा ट्रांस और सिस फिक्स करने का। अब मैं ये पोजीशन तो ढूंढ ही नहीं सकती सिस के लिए। 2 ऑपोजिट साइड पर अगर सेम लिंकेज पहुंची तो ट्रांस। 2 ऑपोजिट प्लेन्स पर अगर डिफरेंट लिंकेज पहुंची तो सिस। ये आपका खत्म होता है ऑक्टाहेड्रल का सिस और ट्रांस। क्लियर ये केस? ये शायद, आई एम नॉट श्योर, देखिए है उस टेबल में तो गुड, मतलब टेबल में सारी इंफॉर्मेशन है। मुझे डाउट था थोड़ा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बच्चों को टेबल एंड में दिया था, जेई से कुछ दिन पहले, जब बच्चों की कंप्लेन आई हमसे हो नहीं रहा आइसोमेरिज्म के, कोई टेबल दो। तो ये लास्ट ईयर मैंने तब डिस्ट्रीब्यूट किया था, आज आपको पहले ही दे रही हूं। क्या चीज? ये वाला केस एक बार चेक करो बच्चों, AB3 है कि नहीं है। मैंने डाइडेंटेट का टेबल अलग बनाया हुआ है शायद। 3 टेबल दे रखे हैं आपको, ठीक है। AA हो गया सिमेट्रिकल डाइडेंटेट, AB हो गया अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट। आप जेई एडवांस के क्वेश्चन उठाइए, जेई मेंस के उठाइए, नीट के उठाइए। इस टेबल से बाहर कुछ है तो आई रिक्वेस्ट यू मेरे को लाके जरूर दीजिएगा। ये लास्ट ईयर के बच्चों ने टेबल बनवाया मुझसे जिद कर करके कि हमें चाहिए एक टेबुलर इंफॉर्मेशन, और मैंने हमेशा कहा खुद बना के लाओ ताकि मुझे भी हेल्प हो जाए। नहीं, आप ही बना के दो, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर की मुसीबत पड़ी कि पास्ट ईयर्स में कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन आए हैं एक जेई के पेपर में इस चैप्टर से। तो इस वजह से बहुत सीरियसली इसको लेना पड़ा, और ये टेबल आपको इस साल मिले। लास्ट ईयर तक मैं टेबल नहीं देती थी। हर तरह की पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। तो यहां तक था मेरा आज का पाठ।